हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका यूपीएससी वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ने जहां पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आज का एजेंडा क्या होगा, जल्दी से समझ लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीजें एटलीस्ट कवर करने वाले हैं। तो जो हम लोग ने कुछ पॉइंट्स छोड़े थे, लास्ट चैप्टर में छोड़े थे, डिसकंटिन्यूटी का, टेम्परेचर और प्रेशर इनसाइड द अर्थ का, जो एविडेंसेस है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, अर्थ इंटीरियर के बारे में जो हम लोगों ने देखा था कि अर्थ इंटीरियर कैसा है, वो हमें कैसे पता चला, किस तरीके से पता चला, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर जो आज हम लोग को कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओशन एंड कॉन्टिनेंटल बेसिन। इसमें हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की पढ़ेंगे, क्या होता है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा कि ये वो पोर्शन है जहां से आपको मेंस में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आज के लेक्चर के बाद आप मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर वोल्केनोज और अर्थक्वेक कब करेंगे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी अर्थक्वेक की और वोल्केनोज की, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे और रॉक्स के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा एजेंडा होगा वो ये कंप्लीट करना होगा। चलिए पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग ने क्या करा, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो मेरा पहला लेक्चर है, कई बार कमेंट ऐसे आते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम क्या करा था पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। और जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले के लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी आपके क्वेश्चंस कई बार अलग अलग जगह में, प्रीलिम्स में और मेंस में आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग ने करा क्या था, हम लोग ने अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझा था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को बड़ा ही आपने जो है एक अलग तरीके से बना रखा है। इट इज वेरी सिस्टमैटिक, ये हम लोग ने करा था, वही चीज को हम लोग जो है फिर से देख रहे हैं। यहां पर इस तरफ जो आपका देख रहे हैं आप हिस्सा, ये केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो हम लोग ने करा था। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे हम लोग ने अर्थ को कैसे डिवाइड करा था, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सबसे पहले हमारा क्रस्ट हमको नजर आ रहा है। यहीं पर मैंने आपको बताया था जो क्रस्ट है उसमें ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, जो अप्रोक्सीमेटली हम लोग ने बोला था 5 किलोमीटर का होता है, ठीक है। वहीं हम लोग ने ये देखा था यहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 30 किलोमीटर का होता है। बट हिमालयन जैसी प्लेन्स, जो हिमालयन जैसे सॉरी माउंटेन्स हैं, वहां पर जो है इसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, वो लगभग आपका 70 to 80 किलोमीटर की इसमें डेप्थ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्रस्ट के बाद देखा था हमने हमारा मैंटल पड़ता है 2900 किलोमीटर तक जो पड़ता है वो मैंटल पड़ता है। मैंटल को हम लोग फर्दर डिवाइड करा था, यहां पर फर्दर डिवाइड करा था अपर मैंटल, ठीक है। यहां पर हमने देखा था 400 किलोमीटर तक जो है वो क्या पड़ रहा था, क्रस्ट के नीचे 400 किलोमीटर तक अपर मैंटल पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, उसके बाद हमने देखा 400 से लेके 700, कहीं कहीं पे 900, ठीक है, डेप्थ वैरी करती है, ये मिडिल मैंटल था। और इसके बाद हमने देखा था 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका लोअर मैंटल था, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा जब ये मैंटल खत्म होता है तो स्टार्ट होता है इसके नीचे क्या, इसके नीचे स्टार्ट होता है कोर। कोर में आपने देखा था आउटर कोर, ठीक है, जो कि 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक होता है, कहीं कहीं पे 4800 किलोमीटर में भी आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा था। और 51 के बाद आपने देखा था 637 किलोमीटर, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6370 किलोमीटर तक आपका इंटरनल कोर होता है, या इनर कोर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा था इनर कोर हमारा बहुत सॉलिड है, ठीक है, ये चीज हमने देखी थी कि इनर कोर जो है वो सॉलिड मोस्ट है, ठीक है। और ये सॉलिड मोस्ट जो है ये किससे बना हुआ है, तो मेजरली ये आयरन से बना हुआ है, और थोड़ा बहुत आपका निकल की भी क्वांटिटी है, थोड़ी बहुत, प्योरली बेसिकली ये प्योर आयरन यहां ज्यादा आपको मिलता है। फिर हमने देखा था जो आउटर कोर है, ये आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और लिक्विड स्टेट में क्या मिलता है, यहां पर भी आयरन मिलता है, लेकिन आयरन के साथ यहां पर बेटा कुछ इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, कुछ अशुद्धियां जिसको बोलते हैं इंप्योरिटीज हैं, जैसे आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहां पर निकल है, सिलिकेट्स हैं कुछ आपके। तो ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए, ठीक है, ये आपके लिक्विड स्टेट में है जो आउटर कोर है। उसके बाद हम लोग ने जब ये कर लिया था तो मैंने बताया था कि जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने समझाया था कि जैसे आप घर में अपने सीमेंट होता है उसके ऊपर पुट्टी करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन एकदम अलग है, ठीक है, पुट्टी जो उसके ऊपर हो रही है उसका केमिकल कंपोजिशन एकदम अलग है, और पेंट जो हो रहा है वो भी एकदम अलग है।
लेकिन आप देखते होंगे बरसात में या आप अगर निकालने की कोशिश करें पेंट को, तो क्या केवल पेंट अलग से निकल पाएगा? नहीं, पेंट के साथ पुट्टी भी आ जाता है, आप निकालने की कोशिश करते हैं, और सीमेंट भी उसके साथ आ जाता है थोड़ा बहुत। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत कायदे से क्या है, अटैच है। ध्यान से सुनो, ये बहुत कायदे से अटैच है, और अटैच बहुत कायदे से हैं। तो इसी तरीके से हमारे अर्थ जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें भी लेयर्स हैं जो बहुत क्या है, बहुत कायदे से अटैच है। आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो केमिकली, ठीक है? केमिकली तो कर सकते हो, मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो, और इसीलिए हम लोग ने मैकेनिकल कंपोजिशन यहां पर देखा। अब अच्छा एक चीज समझो, मैकेनिकल कंपोजिशन में हमने क्या देखा था? तो सबसे पहले हम लोग ने बेटा देखा था लिथोस्फेयर, ठीक है? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर आप देखते हैं तो ये जो है क्रस्ट से लेके इसमें क्रस्ट में ओशियानिक क्रस्ट भी आता है, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आता है। ये जो आपका है लिथोस्फेयर कहलाता है। इसमें आता है आपका क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मैंटल। तो मैंटल का जो 100 किलोमीटर तक मैंटल है वो भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है? लिथोस्फेयर का मैंने बताया था आपको, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर की इसकी डेप्थ होती है, 100 किलोमीटर की। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो बचा हुआ आपका मैंटल है, अपर मैंटल का बचा हुआ पार्ट, अपर मैंटल का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोगों ने देखा था, वो क्या था? वो हमारा एस्थेनोस्फेयर था। एस्थेनोस्फेयर 100 से लेके 350 किलोमीटर तक, 100 से 350 किलोमीटर तक है आपका। ये सेमी मोल्टन है, मतलब सेमी सॉलिड है। याद रखिएगा, ये सेमी लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ये जो है यहां मैग्मा जरूर बनता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये जेली लाइक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अभी एविडेंस के थ्रू भी हम बताएंगे कि ये क्या है, ये आपका सॉलिड है एंड नॉट इट इज लिक्विड। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है क्वेश्चन कि लिक्विड स्टेट में यहां मैग्मा बनता है, एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा मिलता है, और ये लिक्विड स्टेट में रहता है। आंसर गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीजें रखिएगा याद दिमाग में। तो ये जेली लाइक है और मैग्मा चैम्बर है, बट इट इज नॉट लिक्विड, ठीक है? ये चीज समझ लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा बचा हुआ मेंटल है, मिडिल मेंटल, और जो हमारा लोअर मेंटल है उसको हम लोग ने मीजोस्फेयर बोला। तो इसमें मिडिल मेंटल है, लोअर मेंटल है। उसके बाद हम लोग ने जो हमारा कोर था उसको क्या बोला? कोर को हमने बोला बैरिस्फेयर, ठीक है? कोर को हमने बोला बैरिस्फेयर। बैरिस्फेयर में क्या है? आउटर कोर और इनर कोर। तो इस तरीके से हम लोग ने लास्ट टाइम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझा था। अब हम लोग करते हैं क्या? अब हम लोग करते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? डिसकंटिन्यूटी करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये डिसकंटिन्यूटी है क्या, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, ठीक है? देखिए, कोई चीज अगर कंटिन्यूअसली चली आ रही है ना, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसमें फर्क आता है, ठीक है? अब ये फर्क अभी हम लोग किस पॉइंट से समझना है आप समझिएगा। जैसे कि यहां पर आपका क्या है? क्रस्ट है। अब क्रस्ट लगभग एक जैसा है, क्रस्ट एक जैसा है, क्रस्ट की डेंसिटी एक है, केमिकल कंपोजिशन एक जैसा है क्रस्ट का, ठीक है? जैसे ही क्रस्ट खत्म होता है आपका क्या चालू हो जाता है? हम लोग बोलते हैं मैंटल चालू हो रहा है। अच्छा, मैंटल जो है, क्या मैंटल की डेंसिटी अलग होगी? आप कहेंगे यस, बिल्कुल अलग होगी। मैंटल का केमिकल कंपोजिशन अलग होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे यस, वो भी होगा। इसका मतलब क्रस्ट अलग लेयर है, मैंटल अलग लेयर है। इसका मतलब जो क्रस्ट में आपकी लेयर चली आ रही थी, जो लगातार कंटिन्यूअसली डेंसिटी चली आ रही थी, वो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। मैंटल आते ही वो डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं डेंसिटी आपकी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? डेंसिटी डिसकंटिन्यू हो रही है कि नहीं हो रही है? आप कहेंगे यस। तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है वर्ड, वो वहीं से आया है, ठीक है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि डिफरेंट लेयर्स, वो पॉइंट जहां से एक लेयर दूसरे लेयर से अलग होती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी में बेटा आप समझिएगा कि बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी अलग अलग आपके जियोलॉजिस्ट, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने दी है। तो आइए उसी को हम लोग देख लेते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर करते हैं, लिखते हैं, और ये डिसकंटिन्यूटी है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? ये कौन सी है? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग आई होप सारी चीजें लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, किसके बीच में है? तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहां पर कि ये जो होती है, ये डिसकंटिन्यूटी आपको मिलती कहां पर है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कहां पर मिल रही है? ये आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिल रही है। अब आप कहेंगे सर कहां, ये तो बता दिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो बहुत बड़ा है, आप एक जगह कहते हैं 80 किलोमीटर का है, कभी कहते हैं एवरेज ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर का है। मैं आपको बता रहा हूं कि कहां मिलता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 किलोमीटर्स पे आपको मिलती है, ठीक है? कितने में मिलती है? 35 से लेके 40 किलोमीटर के बीच में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि ये जो कॉन्ट्रास्ट डिस्कंटिन्यूटी है, ये कॉन्ट्रास्ट डिस्कंटिन्यूटी तुम्हें केवल और केवल ओशियानिक क्रस्ट में मिल रही है। केवल और केवल आपको किधर मिल रही है? इस तरफ मिल रही है। ये वाला आपको याद है हमने क्या देखा था? ये वाला हमारा ओशियानिक क्रस्ट था, ये वाला क्या है? कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में केवल आपको जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में केवल आपको क्या मिल रहा है? केवल आपको कॉन्ट्रास्ट डिस्कंटिन्यूटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिल रही है। ठीक है, ये किसको अलग कर रही है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये लिख लीजिएगा कि इट इज सेपरेटिंग, ये सेपरेट कर रही है। किसको सेपरेट कर रही है ये समझ लो। इट इज सेपरेटिंग व्हाट? इट इज सेपरेटिंग अपर, याद रखना, अपर ग्रेनाइटिक क्रस्ट, अपर ग्रेनाइटिक क्रस्ट को, ठीक है, फ्रॉम लोअर रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिलेटिवली गैब्रो लाइक लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोल रही है यहां पर? तो यहां पर एक लाइन तुम लोग बना सकते हो अपने साथ, जहां भी नोटबुक है उसको बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो। ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन किसको बता रही है? ये लाइन कॉन्ट्रास्ट डिस्कंटिन्यूटी को शो कर रही है। ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ आपका क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट है, और नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाली लेयर में क्या है? गैब्रो है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो पार्ट में इस तरीके से बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है आपका क्या? अपर क्रस्ट वो क्रस्ट है जहां पर ग्रेनाइट है, और लोअर क्रस्ट वो क्रस्ट है जहां पर आपको गैब्रो के भी पार्ट्स मिल रहे हैं। समझ में आई? तो इसका रिलेशन किससे होगा? ये आपका गैब्रो से रिलेटेड है। लोअर क्रस्ट लिख लो बेटा, गैब्रो से रिलेटेड है, और अपर क्रस्ट बेटा किससे रिलेटेड है? लिख लो, ग्रेनाइट से रिलेटेड है। ग्रेनाइट, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ग्रेनाइट रॉक्स, गैब्रो रॉक्स, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है, कि ओशियानिक क्रस्ट में क्या कुछ है डिफरेंस? नहीं। ओशियानिक क्रस्ट में आपको बेसॉल्ट रॉक मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक मैं यहां पर, हालांकि इससे डिस्कंटिन्यूटी से रिलेशन नहीं है, लेकिन एक नोट कर लो, चीज ये याद कर लो कि ओशियानिक बेसॉल्ट मतलब ओशियन जिससे बना हुआ है, ठीक है, जिस रॉक से बना है उसको बोलते हैं क्या? ओशियानिक बेसॉल्ट। के आगे लिख लेना क्या? कि इज ट्रू बेसॉल्ट, ये असली बेसॉल्ट होता है। ठीक है, ये असली बेसॉल्ट होता है। जो ओशियानिक बेसॉल्ट है वो एकदम परफेक्ट बेसॉल्ट होता है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखो एक चीज समझो, बेसॉल्ट जो है, बेसॉल्ट कॉन्टिनेंट में भी निकलता है, हम लोग देखेंगे कहां पर निकलता है। ठीक है, बेसॉल्ट कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें जो ट्रू बेसॉल्ट है दैट इज व्हाट? दैट इज ओशियानिक बेसॉल्ट। ओशियानिक बेसॉल्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? वो ट्रू बेसॉल्ट होता है। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे ये है बेटा कि आगे यहां पर आपका क्या है? दिस इज क्रस्ट। या आगे हमने क्या देखा? क्या है ये? हमने देखा क्रस्ट है बेटा, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे क्या है? यू हैव योर अपर मैंटल एंड मिडिल मैंटल। यहां पर क्या है? अपर मैंटल और मिडिल मैंटल है ना। तो यहां पर क्रस्ट को एक लाइन ऐसी भी आएगी, एक लाइन ऐसी आएगी कि नहीं आएगी, जिसमें क्रस्ट जो है आपका, क्रस्ट वो आपका अपर मैंटल से अलग हो जाएगा। तुम कहोगे यस बिल्कुल है सर, ऐसा है कि नहीं है? तो सर एंड मैम यहां क्रस्ट जो है ये मैंटल, अपर मैंटल से जिस लाइन पे अलग हो रही है उसको भी हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं। ये पिंक लाइन से मैं इसको क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो ये क्रस्ट जहां खत्म हो रहा है, जहां से मैंटल चालू हो रहा है, सर उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं मोहोरोविसिच। सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। सर इसको बोलते हैं क्या? मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं सर। ठीक है, इसको बोला जाता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब आप कहेंगे सर मोहो डिस्कंटिन्यूटी मतलब? देखिए मोहोरोविसिच, मोहोरोविसिच एक जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं, ये एक जियोलॉजिस्ट थे मोहोरोविसिच। और आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि सबसे पहले क्रस्ट और मैंटल के बीच में जो डिफरेंस दिया वो मोहोरोविसिच साहब ने दिया था सबसे पहले। ही वॉज द फर्स्ट वन। सबसे पहली डिस्कंटिन्यूटी जो दी थी मोहोरोविसिच ने दी थी। तो आप बोलेंगे कॉनराड ने तो बहुत बाद में खोजा, है ना। इन्होंने तो बहुत इनिशियल 1900s में इन्होंने क्या करा था? इनिशियल 1900s में इन्होंने ये डिस्कंटिन्यूटी ढूंढी थी और कहा था भाई अर्थ में एक लेयर है ऊपर क्रस्ट, और उसके नीचे भाई साहब एक लेयर है जिसको बोलते हैं मैंटल। तो उन्होंने कहा था ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस क्रस्ट और मैंटल अलग अलग है।
तो ये सबसे पहले बोलने वाले कौन थे? मोहरो वशिष्ठ थे। तो याद रखिएगा यहां पर आप लिख लेंगे क्या, आप यहां पर लिख लेंगे कि क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लाइन है, याद रखना क्रस्ट और अपर मेंटल को जो सेपरेट करती है, दैट इज मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी मतलब कहां है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी वो लाइन है जिसके ऊपर आपका क्रस्ट है, जिसके नीचे आपका अपर मेंटल है ना। तो ये एक तरीके से ट्रांजिशन जोन है। ये कैसा जोन है? ट्रांजिशन, जहां पर क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल चालू होता है। तो ये ट्रांजिशन जोन है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर जो आपका मिडिल मेंटल है और जो इनर मेंटल है, याद रखो मिडिल मेंटल और इनर मेंटल, यहां पर आप जानते हैं क्या था? मिडिल मेंटल है। ठीक है, मिडिल मेंटल और इनर मेंटल के बीच में जो ये 700 किलोमीटर आपको दिख रहा है, 700 किलोमीटर, यहां 700 किलोमीटर में याद रखिएगा ये एक अगेन एक और शख्स थे, रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी बेटा। ठीक है, ये किसके बीच में है? तो आप याद रखिएगा मिडिल मेंटल के बीच में है और ये इनर मेंटल के बीच में है। लिख लो इसको, ये किसके बीच में है? ये इनर मेंटल के बीच में है और मिडिल मेंटल के बीच में है। इसके बाद एक और बहुत फेमस आपका क्वेश्चन आता है, 2900 किलोमीटर यहां पर मेंटल खत्म होता है और इधर से चालू होता है कोर। ठीक है, यहां से क्या चालू होता है? यहां से चालू होता है कोर। ठीक है, तो ये बेटा याद रखिएगा कि यहां पर 2900 किलोमीटर पे एक डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, और इसको ढूंढा था किसने? इसको ढूंढा था ग्यूटेनबर्ग विशार्ट ने। ठीक है, ग्यूटेनबर्ग विशार्ट ने से ढूंढा था। इसको हम लोग नॉर्मली ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कह देते हैं, ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी याद रखिएगा, ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोल देते हैं। और ये किसके बीच में है? तो आप आज से कभी गलत नहीं करोगे, आप कहोगे सर ये इनर मेंटल, ठीक है, और ये आपका आउटर कोर के बीच में है। इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? इनर मेंटल, आउटर कोर। अच्छा, कहीं पे लिखा रहता है क्या? मेंटल और कोर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। भाई यहां मेंटल खत्म हो रहा है और कोर यहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी सही है। अगर कहीं लिखा हुआ है मेंटल और कोर के बीच ये लाइन है, ये लाइन डिवाइड करती है मेंटल, इसके ऊपर मेंटल है, इसके नीचे कोर है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ग्यूटेनबर्ग। और आखिरी में हमारी एक मोहतरमा थी, है ना, जिन्होंने इनर कोर और आउटर कोर के बीच में ढूंढा और इनका नाम था लेहमैन। ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंस जो ढूंढा ये इन्होंने ही ढूंढा था, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। किसने? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी जो है ये आउटर कोर में है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, याद रखिएगा ये आउटर कोर में है और इनर कोर में। ये डिस्कंटिन्यूटी में एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जो मिडिल मेंटल और इनर मेंटल में है, जिसको हम रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी या जिसको हम बर्च डिस्कंटिन्यूटी बोल देते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन हाँ ये मानते आ रहे हैं, आपके एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, तो वी विल लर्न इट। ठीक है, हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं हट जाऊंगा स्क्रीन से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहला हमने डिस्कंटिन्यूटी देखा, कॉनराड, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये लेकिन याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, ये चीज ध्यान रखना, इसका ओशियानिक क्रस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा क्या? मोहो डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है? क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल, मतलब क्रस्ट यहां पर आपका खत्म होता है और मेंटल यहां पर चालू होता है। ठीक है, यहां क्या चालू होता है? मेंटल चालू होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमने यहां पर देखा थर्ड देखा रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी। हमने क्या देखा? रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी देखा, जो कि मिडिल मेंटल और इनर मेंटल के बीच में है। और उसके बाद हमने देखा क्या? फोर्थ ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी 2900 में। अच्छा, एक चीज और बता दूं, है ना, एक चीज और बता दे रहा हूं आपसे कभी कदार क्या होता है, आपसे पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा क्रस्ट अपर मेंटल, वो ऐसे दे देगा कि ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो है वो 2900 किलोमीटर पे है। अब तुम सोचोगे यार 2900 किलोमीटर के हिसाब से तो मैंने याद ही नहीं करा, है ना, पता नहीं कौन सी लेयर है। तो आपको यह भी समझना है कि कहां पर आपका मेंटल खत्म हो रहा है, कहां पर आपका कोर चालू हो रहा है, कहां पर आपका आउटर कोर खत्म हो रहा है, कहां पर इनर कोर चालू हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं कि लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी जो है वो कहां पर है, तो आपसे कह देंगे लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी क्या 5150 किलोमीटर पे है, तो आंसर इज यस।
ठीक है, आपसे वो पूछ सकते हैं कि रैपिड डिस्कंटिन्यूटी जो है वो कहां पर है, 700 किलोमीटर में है, तो आप आंसर कहेंगे यस। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ड्राट डिस्कंटिन्यूटी भी कहां मिलती है, 35 से लेके 40 किलोमीटर के बीच में मिलती है। तो ये डिस्कंटिन्यूटीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग अब जो है यहां पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर एट द इंटीरियर। ठीक है, टेम्परेचर एट द इंटीरियर, इंटीरियर जो अर्थ का है, जो अर्थ के नीचे टेम्परेचर की बात है, वो हमें थोड़ा समझना है। तो याद रखिएगा कि इनसाइड द अर्थ, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाऊं, लिख लेना कि इनसाइड द अर्थ मतलब कि पृथ्वी के नीचे, ठीक है, अर्थ के नीचे, इनसाइड द अर्थ देयर इज इंटरनल हीट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज इंटरनल हीट। आप बोलेंगे सर इंटरनल हीट जो है, ये हीट अर्थ में आई कहां से, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये इंटरनल हीट जो है, ये हीट आपके इंटरनली आई कहां से। तो बेटा ये इंटरनल हीट जो है ये आई है आपका किसकी वजह से, डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। याद रखिएगा एक चीज, आप याद रखिएगा क्या, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनके डिके से हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है वो जब डीके करते हैं तो उससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है ना, और वो एनर्जी जो होती है हीट के फॉर्म में होती है। यहां पर इससे क्या होता है, इससे याद रखिएगा एनर्जी इज रिलीज्ड। व्हाट इज रिलीज, बेटा याद रखना, इससे एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी याद रखिएगा किसके फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये हीट के फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो है आपकी हीट के फॉर्म में। तो एक तो ये हो गया आपका, एक तो जो आपकी इंटरनल हीट आई है अर्थ में वो ये हीट है। और एक वर्ड आप देखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल हीट। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोर्डियल हीट। अब आप बोलेंगे सर ये प्रीमोर्डियल हीट क्या है ना, ये प्रीमोर्डियल हीट, ये शब्द आप कहां से सर लेके आ गए हैं। एक चीज बताओ, जब हम लोग ने पढ़ा था कि अर्थ जब बन रहा था तो अर्थ में बहुत हीट थी, अर्थ हमारे लिक्विड स्टेट में था, प्लाज्मा स्टेट में था, और उसके बाद हमारा क्या बन जाता है, क्रस्ट बन जाता है। उसके बाद हमारा क्रस्ट बन जाता है, और क्रस्ट के बाद उसमें बच जाती है क्या, उसमें बच जाती है हीट। ठीक है, और इसकी ज्यादातर जो हीट है वो तो निकल चुकी है थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटीज, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो अभी भी ट्रैप होगी। ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या है, इट इज द हीट ट्रैप। याद रखिएगा द हीट, प्रीमोर्डियल हीट क्या है, हीट ट्रैप्ड यू नो एट द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, एट द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट। जब क्रस्ट बन रहा था तो उस समय हमारा क्या हुआ, ढक्कन की तरह क्रस्ट ने हीट को ट्रैप कर लिया था। और बाद में हम लोग ने देखा था कि जब शील्ड फॉर्म हो रहे थे, जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, हर जगह से हीट निकल रही थी लावा के फॉर्म में, तो आपकी ज्यादातर ये हीट क्या होती है, निकल जाती है, लेकिन कुछ पार्ट तो बच जाता है, कुछ पार्ट जो इंटरनल था वो बच जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं आउटर कोर हमारा लिक्विड स्टेट में है, आउटर कोर हमारा लिक्विड स्टेट में, वो किसकी वजह से, प्रीमोर्डियल हीट की वजह से है, और डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा एस्थेनोस्फेयर जो है, हमारे एस्थेनोस्फेयर में जो हीट है सर, वो हीट कहां से आई है एस्थेनोस्फेयर में, तो आप याद रखिएगा कि एस्थेनोस्फेयर में जो हीट आई है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, डीके ऑफ रेडियो एक्टिविटी। याद रखिएगा ये चीज कि एस्थेनोस्फेयर में बेटा जो हीट है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं आपके टूट रहे हैं, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी जो है ये हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, तो आप कहेंगे सर ये हीट के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि सर जो आउटर कोर है हमारा, ये आउटर कोर क्यों लिक्विड स्टेट में है, तो आप आंसर करिएगा बेटा ये दो कारण हैं आउटर कोर के। ठीक है, आउटर कोर में जो हीट है, ठीक है, जो आपका बाहरी क्रोड जिसको हिंदी में बोलते हैं, बाह्य क्रोड, आउटर कोर जो है, आउटर कोर में प्रीमोर्डियल हीट भी है भाई साहब। जब आपका क्या क्रस्ट बना था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, उस समय जो हीट ट्रैप हुई थी उसमें कुछ हीट क्या होती है, कुछ हीट बच जाती है, बाकी हीट तो क्या है, बाकी हीट तो हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, शील्ड फॉर्म होती है, हमने देखा था पिछले लेक्चर में, उससे आपके बन जाती है, सारी हीट निकल जाती है, लेकिन कुछ
हीट जो है, कुछ हीट आउटर कोर में बेटा छूट जाती है, पूरी नहीं निकल पाती है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगेन डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हो रहा है। तो समझ में आ रही है आपके बात यहां पर कि आउटर कोर अगर कोई पूछेगा आपसे, कहता है आउटर कोर में हीट किसकी वजह से है, सीधा आंसर आपका क्या होगा, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दूसरा कहिए प्रीमॉर्डियल हीट। लेकिन अगर कोई पूछता है केवल एस्थेनोस्फेयर के बारे में, तो एस्थेनोस्फेयर में याद रखिएगा कि केवल और केवल क्या है आपका, दैट इज डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में बसी रहनी चाहिए। अब आते हैं यहां पर इंटरनल हीट तो है सर, आपने ये बता दिया, टेम्परेचर का क्या सीन है सर। तो आप याद रखिएगा जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, हर 100 किलोमीटर पे, हर 100 किलोमीटर पे आपका जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है ना। विद, यहां पर लिख लो, विद एवरी 100 किलोमीटर्स द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट 2 to 3 पर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 से लेके 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है आपका, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज विद एवरी किलोमीटर, ऐसे कर लो इसको, विद एवरी किलोमीटर, विद 1 किलोमीटर या विद एवरी किलोमीटर द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय एट द रेट ऑफ 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर्स, अप टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की डेप्थ तक जो है, हर एक किलोमीटर पे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन देयर आर प्लेसेस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है। लिख लो, प्लेसेस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैव अप्रोक्सीमेटली और मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पर हम लोग अभी देखेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट आपकी टकरा रही है ना, हम लोग कोलिजन देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट आगे हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में। तो जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, अभी फिलहाल लिख लो, अभी तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा, ये वर्ड लिख लो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पर आपका टेम्परेचर जो है, याद रखिएगा, 1000 के बराबर या 1000 से ज्यादा होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें एस्थेनोस्फेयर पे, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर पे, तो एस्थेनोस्फेयर पे आप याद रखिए टेम्परेचर आपका ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और यहां अराउंड एस्थेनोस्फेयर में लो कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर लगभग टेम्परेचर रहता है, ठीक है। वहीं हम लोग अगर बात करें जो हमारा ये कोर और मेंटल की बाउंड्री है ना, 2900 किलोमीटर के पास, यहां पर आपका जो टेम्परेचर रहता है, इट इज अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रहता है, ठीक है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये 50 किलोमीटर जो आपका आउटर कोर इनर कोर के बीच की लाइन है, यहां पर अराउंड आपका कितना होता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और यहां पर जो इनर कोर यहां पर आपका टेम्परेचर कितना होता है, इट इज बिटवीन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बेटा ये हम लोग ने पढ़ा है किसके बारे में, ये हमने पढ़ लिया है टेम्परेचर के बारे में। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे जैसे डेप्थ में आएंगे, विद डेप्थ द प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, क्या कि विद डेप्थ, ये लिख लो नीचे, विद डेप्थ, मैं यही लिख रहा हूं, तुम लोग नीचे लिख लो, विद डेप्थ द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, विद डेप्थ द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब कि गहराई के साथ, ठीक है, विद डेप्थ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, गहराई के साथ प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो हम लोग ने ये बात कर ली किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि कैसे ये अर्थ जो है हमारे इस स्ट्रक्चर में बना हुआ है, उसको समझते हैं हम लोग। तो अभी एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर हम लोग जो सोर्सेज है उसको पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि प्रेशर का और मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है, ठीक है बेटा। तो यहां पर लिख लीजिए, प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है, इनका क्या संबंध है। और इसको आप अगर समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा कोर है, कोर में आउटर कोर लिक्विड में क्यों है और कोर में जो इनर कोर है वो सॉलिड क्यों है, ठीक है। अब आइए कुछ कंडीशंस मैं आपको दिखाता हूं, कुछ कंडीशंस दिखाता हूं। यहां पर एक आपका जो है इस तरीके से एक मैटर है, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपके क्या हैं, दूर दूर हैं, यहां प्रेशर लग रहा है, दिस इज प्रेशर,
ठीक है। जैसे 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 आप यहां पर आएंगे, मैटर आपका क्या हो रहा है, मैटर यहां पर क्लोज होता चला जा रहा है और मैटर में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैटर में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ये जो है साइज छोटा हो रहा है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फिर और आगे बढ़ जाइए, यहां पर प्रेशर आपका और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर यहां पर होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली अटैच टू ईच अदर। ठीक है, अब मुझको एक चीज बताइए, जहां मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जा रहे हैं, जहां मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम चिपक जा रहे हैं, उनको तोड़ना आसान होगा या कठिन? तो आप बोलेंगे सर इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसको टफ होगा तोड़ना। तोड़ेंगे कैसे आप तोड़ेंगे, उसमें एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब जाके वो टूटेगा, तब जाके वो क्या होगा, वो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। एनर्जी का मतलब क्या है यहां पर यार? एनर्जी का मतलब है हीट। एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है हीट। और यहां पर अगर यहां आप ज्यादा हीट लगाएंगे तब जाके ये क्या होगा, ये आपका मेल्ट होगा। ठीक है, ये जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं तो यहां पर हीट आपको क्या है, हीट आपको ज्यादा चाहिए होती है। वहीं आप यहां देखेंगे तो यहां पर प्रेशर इज मिनिमम, तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या बहुत ज्यादा आपको हीट चाहिए होगी? नहीं, आप थोड़ा सा इसको मेल्ट करेंगे, थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और ये पिघलना आपका क्या होगा, ये पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट का, एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। उसको हिंदी में गलनांक भी बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द मैटर स्टार्ट्स टू मेल्ट। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, पहली चीज तो ये दिमाग में रख लो। मेल्टिंग पॉइंट भैया क्या है, तुम्हारा एक टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है? ऐसा टेम्परेचर जहां पर चीज पिघलना प्रारंभ कर जाए, जहां पर जो आपके मैटर है वो पिघलना आपका मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, वहां पर हम बोल देते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अब एक चीज बड़े ध्यान समझना, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मैग्नीशियम का इन दोनों से थोड़ा ज्यादा होगा, निकल का उससे थोड़ा ज्यादा होगा और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। आयरन जो प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म का जो आयरन होता है, उसको मेल्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो आप मुझको बताइए मेल्टिंग पॉइंट सभी मैटर के लिए अलग अलग होगा कि नहीं होगा? आप एक चीज बताइए, अगर मुझे एल्यूमिनियम और मैं आयरन को एक साथ रख दूं तो आप जब हीट करना चालू करेंगे तो कौन सा पहले पिघल जाएगा? आप देखेंगे एल्यूमिनियम पहले पिघल जाएगा, मतलब टेम्परेचर उसका जो है क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा। ठीक है, वहीं आयरन तुम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जब लेके आओगे तब जाके बेटा क्या होगा, तब जाके तुम्हारा आयरन मेल्ट करना चालू करेगा। अब यहां पर एक चीज समझो, यहां पर ध्यान समझो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जहां पर प्रेशर आपका कम होगा वहां पर आपको कम हीट चाहिए होगी, तो वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर में चीजें क्या होंगी, पिघल जाएंगी। लेकिन वहीं आप जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, या आप ऐसा भी कह सकते हो जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, प्रेशर और डेंसिटी का खेल ही अलग हो, दोनों में रिलेशन ना हो। जैसे हम देखते हैं आयरन, हमारा जो इनर कोर है जहां पर आयरन है, उसका प्रेशर से मतलब नहीं है, वो खुद ही बहुत डेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स खुद ही बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, जब बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, उनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भैया बहुत ज्यादा चाहिए, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां मेल्ट होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। तो यहां पर याद रखिएगा, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पर आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आ जाते हैं अपने इनर कोर पे। इनर कोर पे अगर आप आएंगे, इनर कोर पे आएंगे तो इनर कोर पे आयरन जो है अपने प्योर फॉर्म में है। आयरन जो है, लिखते चलना जो मैं बता रहा हूं, इनर कोर में आयरन जो है अपने प्योर फॉर्म में है। ठीक है, और प्योर फॉर्म में आने का मतलब क्या है, प्योर फॉर्म में आने का मतलब है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड है। ठीक है, आयरन जो है इसकी डेंसिटी ही बहुत ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी इज व्हाट, इट इज वेरी वेरी हाई, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसमें प्रेशर का रोल बहुत कम होता है, प्रेशर का रोल बहुत कम होता है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं प्रेशर का रोल बहुत कम होता है? आप किसी भी मैटर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा के उसकी डेंसिटी हाई कर सकते हो, उसके बाद उस मैटर की जो प्रॉपर्टी है उसके आगे वो डेंस होना नहीं चाहेगा। ठीक है, वो अपना जो मैक्सिमम है वो अटेन कर सकता है। तो प्रेशर का स्केल यहां पर कम है, लेकिन बस आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि आयरन में क्या है, आयरन में डेंसिटी बेटा बहुत ज्यादा होती है और क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, क्लोजली अटैच्ड। ठीक है, और इसको मेल्ट करने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पूरे अर्थ में वो हाईएस्ट होता है, दैट इज व्हाट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड।
मतलब जो इनर कोर में आयरन है, हम लोग ने बोला ना सॉलिड मोस्ट है, हमने बोला सॉलिड है, बार बार हम लोग बोले हैं सॉलिड है, आयरन है, सॉलिड है, प्योर फॉर्म में है, उसका टेम्परेचर अगर उसको तुम्हें लिक्विड में बदलना है, अगर तुम्हें उस आयरन को लिक्विड के फॉर्म में लेके आना है बेटा, तो वहां पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वहां पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो क्या वहां टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है? ये आपके दिमाग में आंसर क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं, वहां पर एक्चुअल टेम्परेचर जो है बेटा, ध्यान समझो, एक्चुअल टेम्परेचर केवल 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्चुअल टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इनर कोर में। चाहिए कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चीज बताओ, चाहिए जब 6000 और है हमारा कितना 5000, तो वो चीज कभी भी पिघलेगी नहीं? पिघलेगी, क्योंकि टेम्परेचर है 5000, चाहिए कितना? 6000, मेल्टिंग पॉइंट है 6000 और है कितना? 5000। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आयरन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब आउटर कोर को अगर देखो तुम, जैसे ये वाली कंडीशन क्या है, आउटर कोर है, आउटर कोर में यहां पर आयरन के साथ साथ बेटा क्या है? इंप्योरिटीज हैं। मैंने बताया था आपको अभी, इंप्योरिटीज हैं, और इस इंप्योरिटीज की वजह से यहां मेल्टिंग पॉइंट जो चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? यहां अप्रोक्सीमेटली मेल्टिंग पॉइंट जो चाहिए वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन यहां का एक्चुअल टेम्परेचर क्या है? क्या ये मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है? तो आप कहेंगे यस, ये 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब आउटर कोर में चाहिए 4000 पिघलने के लिए, और टेम्परेचर वहां 4000 से ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें वहां कैसी होंगी? मेल्टेड फॉर्म में होंगी, चीजें वहां पिघली होंगी। सिंपल सी चीज है कि नहीं है? एकदम सिंपल सी चीज है। आउटर कोर में जो आयरन और इंप्योरिटीज है, इसको पिघलाने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट कितना चाहिए? टेम्परेचर कितना चाहिए? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहां पर है कितना? उससे कहीं ज्यादा। तो चीजें ऑब्वियस सी बात है क्या होंगी आउटर कोर में? आउटर कोर आपका किस स्टेट में होगा? हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये हमने समझ लिया क्या? ये हमने समझ लिया टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं सोर्सेस को। तो हम लोग अब बात करेंगे क्या? यहां पर सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो सोर्सेस के बारे में बात करने वाले। आप सोचेंगे कि कौन से सोर्सेस सर? ये वो सोर्सेस हैं जिनसे हमें पता चल पा रहा है कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, क्रस्ट क्यों है, मैंटल क्यों ऐसे बटा हुआ है, कोर जो है उसमें इनर कोर है, आउटर कोर है। ये जो डिवीजन है, ये जो आप देख रहे हैं, इतना ज्यादा लेयरिंग हमें नजर आ रही है, ये लेयरिंग कैसे हमें पता चली, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चली। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके सोर्सेस क्या है। देखो मैं यहां पर बता देता हूं कि तुम्हारे यहां पर 2 सोर्सेज हैं। आपसे कोई पूछे कितने सोर्सेज हैं, तो आप बोलेंगे 2 सोर्सेज हैं। एक सोर्स आपका होगा डायरेक्ट, एक सोर्स आपका क्या होगा? डायरेक्ट सोर्स होगा, और एक आपका होगा इनडायरेक्ट सोर्स। याद रखिएगा 2 सोर्सेज है बेटा, एक है आपका डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। आपसे अगर कोई पूछेगा डायरेक्ट सोर्स सर क्या है, तो डायरेक्ट सोर्स वो सोर्स होते हैं जहां पर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड मिलती है, मतलब डायरेक्टली मिल जाती है। जैसे कि आप कहेंगे सर डीप ड्रिलिंग क्या है? एक डायरेक्ट सोर्स है। आप ड्रिल कर रहे हैं, यू ड्रिल डाउन, आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, और ड्रिलिंग करने के दौरान आप क्या हो रहा है? आप 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अप टू लाइक 8 किलोमीटर आप डीप ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आपको पता चल पा रहा है कि इतनी ज्यादा जो ये गहराई है, ठीक है, उस गहराई में क्या है, उस डेप्थ में क्या है। तो आपको यहां पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऐसे ही हम अगर देखेंगे तो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हां सर ये बात तो सही है कि वॉल्केनिक इरप्शन भी आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा है। बेटा जो लावा आ रहा है कहां से आ रहा है? ये लावा जो आ रहा है ये अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है, और अर्थ का इंटीरियर ये लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको 350 से यू कैन से 400 किलोमीटर, 350 से लेके 400 किलोमीटर तक की इंफॉर्मेशन देता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है। वॉल्केनिक इरप्शन आपको क्या करता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है। वहीं इनडायरेक्ट सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम लोग यहां पर देखते हैं, हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है मीटियोर्स से, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सेस्मिक स्टडी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सीस्मिक वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स की स्टडी हम लोग करते हैं सीस्मोलॉजी में, ठीक है। जो इसकी स्टडी होती है, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स, ठीक है, स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स। जो सीस्मिक वेव्स हैं उनकी स्टडी से, जिसको हम बोलते हैं क्या? सीस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी। याद रखिएगा बेटा, फिर से बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स।
जहां से हमें अर्थ के बारे में सब कुछ पता चलता है। अर्थ के बारे में हमें एक पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे आप कह सकते हैं कि एक अर्थ का एक्सरे हमें पता चल जाता है। जैसे आपकी बॉडी का एक्सरे होता है, वैसे ही अर्थ की बॉडी का एक एक्सरे जो है वो एक्सरे हमें पता चल जाता है। इट इज लाइक एन एक्सरे, इट इज लाइक एन एक्सरे, इट इज लाइक एन एक्सरे ऑफ द अर्थ बॉडी। ठीक है, ये अर्थ की बॉडी का एक एक्सरे है, हमें पूरा बता देता है बेटा कहां पर कौन कौन सी लेयर है, कहां पे कौन कौन सी लेयर है। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें जो है सिस्मिक वेव से पता चल जाती है, और सिस्मिक वेव्स हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे बेसिकली, और बाद में इन सारी इंफॉर्मेशन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ये जो है आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। सोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक आपको जो जानकारी मिलती है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सीस्मिक वेव से मिलती है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सीस्मिक वेव्स। ठीक है, हम लोग सीस्मिक वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको बता दूं कि व्हाट इज अ सीस्मोलॉजी। ठीक है, सीस्मोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सीस्मोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स वेव, अर्थक्वेक्स वेव। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर जो अर्थक्वेक्स की वेव्स हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक, मतलब यहां पर आप अर्थक्वेक को समझना चाह रहे हैं, यहां पर किसको समझना चाह रहे हैं, अर्थक्वेक को समझना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब आप यहां पर इसको बहुत ध्यान समझिएगा, जब एक अर्थक्वेक आता है, जब एक अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से वेव्स निकलती हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से वेव निकलती है। तो आप बोलेंगे सर कैसी वेव निकलती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अर्थक्वेक से क्या निकल रही है बेटा, अर्थक्वेक से आप कहेंगे सर वेव्स निकल रही हैं। कितनी टाइप की वेव्स निकलती हैं जब अर्थक्वेक आता है, इसको बहुत ध्यान समझ लो। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपकी एक निकलती है साउंड वेव। ठीक है, आपने सुना जब अर्थक्वेक आता है तो आवाज होती है। ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो साउंड निकलती है, साउंड वेव। लेकिन ये साउंड वेव्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये आपका जो है साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर एक वेव निकलती है, यहां पर एक वेव निकलती है जिनको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर एक और आपकी वेव निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हिंदी में तो लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ये आपकी रेडिएशन वेव्स होती हैं। ये कैसी वेव्स होती हैं, तो आप कहेंगे सर ये रेडिएशन वेव्स हैं। ठीक है, ये कैसी वेव्स है, रेडिएशन वेव्स हैं। अब बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना कि जो रेडिएशन होता है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, जो रेडिएशन होता है इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। सन से जो आपकी सनरेज आ रही है वो सोलर रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक, उसको कोई मीडियम चाहिए क्या उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब चाहिए? नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए जो भी गर्म बॉडी होती है, जो भी वार्म बॉडी होती है, हॉट बॉडी होती है, उससे रेडिएशंस निकलती ही हैं, उससे रेडिएशन निकलता ही निकलना है। जैसे कि आप जो रोटी सेक रहे हैं अपने तवे पे, ठीक है ना, जो तुम्हारा हॉट पैन है, हॉट पैन से भी रेडिएशन निकल रहा है। जो तुम्हारा रूफ टॉप, जो तुम्हारी रूफ है, जो गर्म हो जाती है रूफ, वहां से भी तुम्हारा निकल रहा है। तो कोई भी गर्म बॉडी, इनफैक्ट जो आपकी अर्थ सरफेस है, जब ये गर्म हो जाती है तो यहां से भी रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए, याद रखिएगा, इट डज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इट these waves do not require, these waves do not require, ठीक है, these do not require any medium to travel, any medium to travel। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, कि रेडिएशन जो निकल रही है, रेडिएशन वेव जो निकल रही है, उनको मीडियम नहीं चाहिए। और क्योंकि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए तो ये हमको बहुत इंफॉर्मेशन देती नहीं है, और ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और जो आपको पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है, वो आपकी हैं क्या, वो आपकी हैं कुछ सीस्मिक वेव्स। ठीक है, कुछ सीस्मिक वेव्स जिनको हम बोलते हैं बॉडी एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, कुछ वेव्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, बॉडी एंड सरफेस वेव्स, बॉडी एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, इन्हीं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, इन्हीं को हम लोग देखेंगे, इन्हीं को हम लोग करेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स ये क्या हैं, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है,
तो मैं इसी पे आपको आगे आगे लेके चल रहा हूं और आपको बताता हूं कि बॉडी वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, या सरफेस वेव क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, जैसे तुम्हारा ये क्या है, ये है एक आपकी अर्थ सरफेस, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक अर्थ सरफेस है, ठीक है। और अर्थ सरफेस में यहां पे इमेजिन करो, अर्थ सरफेस के नीचे यहां से आपका क्या हुआ, यहां अर्थक्वेक आया, ठीक है, यहां पर अर्थक्वेक आया। अच्छा, कैसे आता है अर्थक्वेक, ये तुम लोग अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में समझ जाओगे, लेकिन इतना समझो कि अर्थ में नीचे हमारी जो रॉक्स हैं, अगर वो आपका खिसकती हैं तो इससे एक वेव रिलीज होती है। अच्छा, इसको सिंपल एग्जाम्पल करते हैं इसको। आपने एक पानी का बकेट देखा होगा, अगर पानी के बकेट को आप एकदम से क्या करें, पिचका दें, है ना, एकदम से आप प्रेशर लगा के उसको दबा दें, ठीक, तो क्या होता है, आपने देखा है उसमें वाटर में वेव्स पैदा हो जाती हैं, राइट। तो आपने क्या करा, आपने जो सिस्टम था, मॉलिक्यूल्स जो बैठे हुए थे उनको आपने डिस्टर्ब कर दिया, और वहां जब डिस्टर्ब आपने करा तो वहां पर आपकी एक एनर्जी निकली वेव के फॉर्म में, और वो वेव आपको नजर आई बाल्टी में पानी के फॉर्म में। जब आपने उसको दबाया तो वहां पर एक वेव नजर आई, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी जब आपके रॉक्स में डिसरप्शन होता है, जब रॉक्स आपके शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होता है, यहां से भी एक वेव निकलती है जिसको हम सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेटा बहुत ध्यान समझना, जहां से वेव आती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस वो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक आपका आता है, जहां पे अर्थक्वेक आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है, आप कह सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो आपके अर्थक्वेक है, जो आपका अर्थक्वेक है, उसका ओरिजिन फोकस से होता है, ठीक है। अब फोकस से होगा तो बताओ, यहां पर ये वेव्स हर जगह जाएंगी, ये वेव्स इधर भी जाएगी, ये वेव्स इधर भी जाएगी, ये वेव्स इधर भी जाएंगी, यहां से जो वेव्स रिलीज होंगी हर जगह जाएगी वेव, ये वेव इधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी वेव। अब मुझको आप एक चीज बताइए, यहां पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, जो 90 डिग्री पे पड़ेगी। आप कहेंगे सर जो परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री पे होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। आप यहां से भी समझ सकते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये वाली लाइन है, यहां पर क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक इसके ऊपर है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जहां पर आपका फोकस है, उससे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे सबसे कम दूरी, लिख लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये सबसे पहले पहुंचती है, और यहां जहां ये पहुंचती है उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, एपी सेंटर। आप लोग बार बार न्यूज में सुनते हैं, अब ये समझ लो एपी सेंटर क्या होता है। एपी सेंटर वो जगह होती है जिसके नीचे, ठीक नीचे अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक का ओरिजिन हो सकता है। इसकी डेप्थ आपकी अलग अलग हो सकती है। आप सोच रहे होंगे सर इसकी डेप्थ क्या है, इसकी डेप्थ हो सकती है 20 किलोमीटर हो, इसकी डेप्थ हो सकता है 50 किलोमीटर हो, इसकी डेप्थ हो सकता है 650 किलोमीटर हो, ठीक है ना, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा हो सकती है। एक चीज अपने दिमाग में और बैठा लेना कि जितनी गहरी इसकी डेप्थ होगी, ठीक है, उतना कमजोर अर्थक्वेक आएगा। क्यों, क्योंकि ट्रैवल करते करते ये वेव्स जो हैं अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं बीच में, ठीक है ना। और जितना अर्थ सरफेस के पास फोकस होगा उतना खतरनाक होगा, उतना ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि फोकस जितना आपका, हम लोग अर्थक्वेक में ये करेंगे, ठीक है, अर्थक्वेक में हम लोग करेंगे, लेकिन जितना ये फोकस पास होगा उतना ज्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। एपीसेंटर क्या होता है, एपीसेंटर के ठीक 90 डिग्री पे आपका क्या होता है, अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। तभी आप लोग सुना है पाकिस्तान में एपीसेंटर आया, अफगानिस्तान में आया, नेपाल में आया। तो ये जो एपीसेंटर है इसके ठीक नीचे आपका अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहां पर समझिए, जब ये आपका अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है तो यहां पर आपका क्या होती है, वेव्स आपकी चलती हैं, है ना, वेव्स चलती हैं जो अर्थ के नीचे चलती हैं, जो अर्थ सरफेस के नीचे चलती हैं, और एक वेव आपका एपी सेंटर से या जहां पहुंचती हैं तो सरफेस पे चलती हैं। कहां चलती हैं, सरफेस पे चलती हैं, ठीक है। तो जो हमारे सीस्मिक वेव है, अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें दो टाइप की वेव्स हमारी हैं। एक हमारी हो जाती है क्या, एक हमारी हो जाती है सरफेस वेव्स, एक बेटा आपकी हो जाती है क्या, सरफेस वेव्स हो जाती हैं, ठीक है। और एक आपकी जो हो जाती है वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है जो अंदर चल रही है, उनको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। भाई अर्थ सिस्टम के अंदर जो चलेंगी, ये चीज समझ लो, अर्थ सिस्टम के अंदर जो चल रही हैं वो बॉडी वेव्स है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अगर ये अर्थ है, अर्थ के अंदर जो चल रही है वेव्स, अर्थ के इंटीरियर में जो चल रही है वो बॉडी में चल रही है, ठीक है। और अर्थ सरफेस के ऊपर जो वेव्स चल रही हैं वो क्या है, वो आपके सरफेस पे चल रही है, इसलिए सरफेस वेव्स है। अब आप बोलेंगे सर डेंजरस कौन सी, ये भी बता दीजिए।
डेंजरस कौन सी ये भी बता दिए। तो डेंजरस कौन सी है उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सी डेंजरस है और किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और इन प्रॉपर्टीज से हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में कितना पता चलता है। अब मुझको एक चीज बताओ ध्यान से भाई, इसमें कॉमन सेंस लगा के बताओ, ध्यान से भी क्या, कॉमन सेंस लगा के, कि यहां पर अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमको किससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमें क्या सरफेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी या हमको बॉडी वेव से मिलेगी। तो आप कहेंगे सर सरफेस तो ऊपर चल रही है, तो ऊपर से सर हमें कैसे इंटीरियर के बारे में पता चलेगा। तो एक्सरे तो सर ये बॉडी वेव्स ही कर रही होंगी, है ना। इसका मतलब है ये जो बॉडी वेव्स हैं आपकी, बॉडी वेव्स आपको इंफॉर्मेशन दे रही हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। दीज आर दी वेव्स, व्हाट, दीज आर दी वेव्स which gives information about the internal structure of the earth, याद रखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मतलब कि पृथ्वी की भैया गहराई जो है, पृथ्वी पे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो लेयरिंग्स हैं, उनके बारे में हमें बॉडी वेव्स बताती है। कौन बताती है? बॉडी वेव्स। आप कहेंगे सर क्या ये बॉडी वेव्स का कुछ और डिस्क्रिप्शन आप करने वाले हैं आगे? यस, हम लोग करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले हैं कि कितने टाइप की बॉडी वेव्स होती हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, कितने टाइप की बॉडी वेव्स होती हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। तो आइए हम लोग करते हैं, हमारी बॉडी वेव्स के बारे में बात करते हैं, कितने टाइप की बॉडी वेव्स हैं, ठीक है। तो देखिए बॉडी वेव्स जो होती हैं, बॉडी वेव्स, ठीक है, ये बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं, ठीक है। ये बॉडी वेव्स आपकी दो टाइप की होती हैं। पहली लिख लो, पहली ये जो है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स, ठीक है। या इनको बेटा बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है पी वेव्स। ये भी याद रख लो, इनको क्या बोला जाता है? इनको पी वेव्स बोला जाता है। अब आप कहेंगे सर पी वेव्स, प्राइमरी से पी और प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब ये है, यू नो, दीज आर दी वेव्स which reaches the epicenter, first, ठीक है। ये वो वेव हैं जो एपीसेंटर में सबसे पहले पहुंचती हैं। इसीलिए प्राइमरी का मतलब क्या है? जो सबसे पहले हो। प्राइमरी का मतलब क्या है? जो सबसे पहले हो। वहीं से बेटा आ गया है नाम क्या? पी वेव। वहीं से नाम क्या आ गया? पी वेव। तो प्राइमरी का मतलब है पी वेव और प्राइमरी का मतलब क्या है? कि वो जो एपीसेंटर पे सबसे पहले पहुंचे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यार, ठीक है, लिखते रहना जो मैं बताता हूं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये हैं कि यू नो इट ट्रैवल्स थ्रू, याद रखो, इट ट्रैवल्स थ्रू ऑल द मीडियम्स। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? ये मीडियम्स का मतलब क्या है? मतलब बेटा ये है, ये सॉलिड से भी गुजरेगी, ये जो है ये लिक्विड से भी गुजरेगी, ये जो है ये गैसियस मीडियम से भी गुजरेगी। तीनों है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से जाएगी, तीनों से चलेगी। ये याद रखिएगा, ये जो है ये तीनों से जा सकती है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इसीलिए मैं अलग कलर से कर रहा हूं। याद रखिएगा कि पी वेव्स विल बी फास्टेस्ट, याद रखिएगा, पी वेव सबसे तेज जो होंगी, पी वेव विल बी फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम। याद रखो क्या मैंने बोला, जितना सॉलिड होगा पी वेव्स की स्पीड उतनी तेज होगी, जितना सॉलिड होगा पी वेव्स की उतनी स्पीड होगी। या ऐसा समझ लो, जहां भी पी वेव की स्पीड बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। इसको दोनों तरह से समझ सकते हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, मीडियम और वेव्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? यहां नोट करके लिख लो, नोट करके क्या लिख लो कि वेव्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, वेव्स क्या होती हैं? ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। क्या? वेव्स और मीडियम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। इसका मतलब ऐसा है, सपोज मैं कह रहा हूं कि पी वेव जो है, बहुत ध्यान समझा, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा तुम्हें। पी वेव्स जो है आपकी, ये एक मीडियम से, एक्स मीडियम से क्रॉस होके जा रही हैं। ये याद रखिएगा, एक एक्स मीडियम से जाती हैं, और जब ये एक्स मीडियम से क्रॉस कर रही हैं, एक्स मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं, तो इनकी स्पीड जो है ये 10 किलोमीटर पर सेकेंड है। हमने देखा
समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कि पी वेव्स किसी एक एक्स मीडियम, एक्स नाम ले लो, कोई भी मीडियम हो सकता है ये, ठीक है, एक्स मीडियम से जा रही है और इसकी जो है स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा भी है कि अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकेंड है तो हम ये मान लेते हैं कि मीडियम एक्स ही होगा। समझ में आई इंटरडिपेंडेंसी? मैं ये कह रहा हूं कि अगर पी वेव्स जो है आपका, पी वेव्स किसी एक्स मीडियम से जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन इसी का इंटरफेरेंस क्या लिख लिया जाता है कि अगर पी वेव की, इफ द स्पीड ऑफ पी वेव, ऐसा मान लिया जाता है, इफ द वेलोसिटी या स्पीड, इफ द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज 10 किलोमीटर per second, then the medium would be what? Medium would be x। ऐसा मान लिया गया कि अगर 10 किलोमीटर में हमने ये नोटिस करा कि पी वेव चल रही है और इसकी एक्स मीडियम में स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर है, तो ये मतलब है कि पी वेव कि जब भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर होगी तो मीडियम हमेशा एक्स होगा, क्योंकि ये जो है ये मीडियम पे बहुत निर्भर करती है। अगर ये आयरन पे चल रही है और आयरन में यहां पर स्पीड 13.4 है, ठीक है, तो वो हमेशा कभी भी कहीं भी अगर 13.4 आपकी स्पीड आ रही है, इसका मतलब जो मीडियम है वो क्या है? वो मीडियम आयरन है। इसी स्टडी से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। अगर हम कहीं नोटिस करते हैं, कहीं हम, अच्छा आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलता है, इनकी स्पीड कैसे है, क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में? तो बेटा ये लैब एक्सपेरिमेंट से आई है। ये कैसे आई हैं? ये लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं और उनसे ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं कि पी वेव जब लोहे से जा रही है तो उसकी स्पीड हमेशा, हर बार उसकी स्पीड जो है 13.4 है। अगर वो किसी लिक्विड मीडियम से जा रही है तो उसकी स्पीड एक एक्स अमाउंट है, वो हमेशा एक्स की ही स्पीड से जा रही है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, ठीक है। तो जो पी वेव है, मैंने यहां पर क्या बोला कि पी वेव सबसे तेज कब होती है? पी वेव सबसे तेज होती है जब आपका मीडियम कैसा होता है बेटा? मीडियम आपका सॉलिड होता है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लो, ठीक है। आपकी जब भी पी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा होगी जहां पर भी, वहां याद रखना कि मटेरियल कैसा होगा? मीडियम कैसा होगा? सबसे सॉलिड, सबसे ठोस होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे टफ, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, सॉलिड मोस्ट पार्ट होगा वो, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब अच्छा एक कुछ फैक्चुअल चीज समझ लो। पी वेव की जो स्पीड होती है, ठीक है, इट वेरीज, ये 8 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो सकती है, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है काफी तेज होती है। दीज आर पी वेव्स जो होती हैं, जितनी भी अपनी वेव्स होती हैं उनमें ये क्या होती है? फास्टेस्ट होती है ना, ये सबसे तेज होती है, इसीलिए प्राइमरी है, सबसे पहले एपिसेंटर पे पहुंच जाती है, ठीक। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको ये चीज समझनी है कि ये सॉलिड, मीडियम, गैस के थ्रू, सॉलिड, मीडियम, लिक्विड, सारे मीडियम के थ्रू आपका जाती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम के थ्रू ये पास होती है, ठीक है। अब आते हैं क्या? अब आते हैं हम एस वेव के बारे में। यहां पर समझो एस वेव के बारे में आपको क्या बात लिखनी है? एस वेव्स के बारे में आपको ये बात समझनी है, ठीक है, कि एस वेव को सेकेंडरी भी बोलते हैं। एस वेव को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एस वेव्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। अब यहां पर आपको क्या समझना है? अब आपको यहां पर क्या समझना है कि ये जो सेकेंडरी वेव्स है, मतलब ये सेकेंड है, इनकी स्पीड कितनी होती है? अगर कोई आपसे पूछे इनकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होती है, तो ये हमेशा 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, लेसर देन दैट ऑफ, बहुत ध्यान समझो, लेसर देन दैट ऑफ पी वेव्स, लेसर देन दैट ऑफ पी वेव्स, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो स्पीड आपको दिख रही है, ये कितनी है? ये 4 से लेके 6 किलोमीटर पर सेकेंड पे आपको स्पीड दिख रही है, ठीक है। कितनी? जैसे सपोज आपकी पी वेव की स्पीड कितनी है? हमने कहा पी वेव की स्पीड है सर 12 किलोमीटर पर सेकेंड, सपोज, ठीक है, 12 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस वेव की स्पीड कितनी होगी? अगर पी वेव की स्पीड 12 किलोमीटर है तो इससे आप 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर कम कर लो स्पीड, है ना। मतलब कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आपने अगर इसमें से 6 घटा लिया 12 में से तो 6 बचा, और 4 घटा लिया तो कितना बचा?
आपका 8 बचा, ठीक है। तो इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसी रेंज में रहेगी। अगर पी वेव की स्पीड आपकी रही है 12 किलोमीटर पर सेकंड, तो एस वेव की मान लो 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी। 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड आपकी क्या रहेगी, एस वेव्स की स्पीड रहेगी। एस वेव हमेशा सेकेंडरी है, और ये जो मैंने बोला आपको कि 4 to 6 किलोमीटर लेसर देन दैट ऑफ पी वेव्स, इसका मतलब यह है कि अगर 12 किलोमीटर पी वेव की है तो इसकी स्पीड उससे 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड क्या होगी, कम होगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट पासेस ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। ये केवल सॉलिड मीडियम से ही पास होती है। ये केवल एस वेव जो है सॉलिड मीडियम से ही पास होती है। ये गैसेस और लिक्विड में नहीं आपको पास होती है, वहां से ट्रैवल नहीं करती। मतलब कि अगर आपने किसी ओशन में, किसी ओशन या किसी सी में आपने सेस्मोग्राफ स्टेशंस लगा लिए हैं, आपने सेस्मोग्राफ स्टेशन लगा के आप नोटिस करना चाह रहे हैं कि एस वेव की कितनी स्पीड है, वहां पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं करेगी पानी में ट्रैवल नहीं करेगी, लिक्विड में ट्रैवल नहीं करेगी। कोई भी फॉर्म का लिक्विड हो तो ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है, ये याद रखिएगा, ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो अगर ये कहीं से पास नहीं हो रही है तो ऐसा मान लिया जाता है वहां पर लिक्विड है, ठीक है। क्योंकि अर्थ इतना ज्यादा, आप कहें अर्थ इतना ज्यादा टाइट है कि वहां पर एक गैशियस लेयर होना स्वाभाविक नहीं है, संभव नहीं है कि पूरी लेयर एक आपकी क्या हो, गैस की हो। तो वहां लिक्विड या सॉलिड ही हो सकता है, ठीक। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताऊं कि जो पी वेव है, पी वेव बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पी वेव है वो कैसे ट्रैवल करती है और जो एस वेव है वो कैसे ट्रैवल करती है। इनके ट्रैवल में भी थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये जो ट्रैवल करती है, ठीक है, ये कैसे ट्रैवल करती है, ये बेसिकली आपका साउंड की तरह ट्रैवल करती है, जैसे साउंड वेव है, एनालॉगस टू साउंड वेव। साउंड वेव नहीं है, याद रखिएगा, ये साउंड वेव की तरह ये भी ट्रैवल करती है, बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम साउंड वेव, कंफ्यूज मत होना। एस वेव जो है ये लाइट वेव से एनालॉगस है, जैसे लाइट वेव ट्रैवल करती है वैसे ही ये ट्रैवल करती है, लेकिन ये लाइट वेव नहीं है। फर्क होता है ट्रैवल करने जैसा और उसी में होना, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो कंफ्यूज मत होना। लिखा रहता है पी वेव इज एनालॉगस टू साउंड वेव, एनालॉगस लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पी वेव है, वो साउंड वेव्स हैं। पी वेव साउंड वेव्स नहीं होती हैं, उनकी तरह ट्रैवल करती हैं। और ये कैसे ट्रैवल करती हैं, दीज आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये कैसी ट्रैवल करती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आप कहेंगे सर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी हैं, देखिए यहां पर समझिए, जैसे यहां से इनका अगर ट्रैवल का डायरेक्शन इधर है, अगर ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है तो ये वेव कैसे ट्रैवल करेंगी। जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप क्या करिए, स्प्रिंग को दबा दीजिए और दबा के छोड़ दीजिए एक डायरेक्शन में, दबा के एक डायरेक्शन में छोड़ दिए, तो स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर स्प्रिंग क्या होगी, फैलेगी, फिर स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर जो है इस तरीके से फैलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन है, यहां पर आप देखेंगे ये क्या होगी, ये फैल जाएगी, फिर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर ये फैल जाएगी। और इसका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन हमेशा एक तरफ होगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, कंप्रेशनल वेव्स भी कहलाती हैं। इसीलिए देखिए कंप्रेशन हो रहा है यहां पर, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल वेव्स कहलाते हैं, कंप्रेशनल वेव्स। अब यहां पर ये कैसे कंप्रेशनल वेव्स हैं, इनको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इनको मैं दिखा देता हूं ये कैसे दिखती हैं बेसिकली आपकी, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये क्या हो रही है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, एक तरफ ये डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आप देखेंगे यहां पर ये क्या हो रही है, एक्सपैंड कर रही है, और फिर आप देखेंगे क्या हो रही है, इनमें कंप्रेशन हो रहा है, ये एक्सपैंड कर रही है, फिर इनमें क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है। चल ऐसी ही रही है, लेकिन ये बार बार सिकुड़ जा रही है। तो जैसे स्प्रिंग को दबा दो, स्प्रिंग को दबाओ तो स्प्रिंग पहले दबती है, फिर फैलती है, फिर दबती है, फिर फैलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल है। अब हम लोग एस वेव पे अगर हम लोग एस वेव पे आ जाएं तो मैं एस वेव के बारे में बता दूं आपको। यहां पर एस वेव कैसी चलती है, ये ट्रांसफर्स, ये आपकी जो वेव हैं ये ट्रांसफर्स वेव्स हैं, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं ये कैसे चलती हैं इसको भी थोड़ा समझ लो। जैसे सपोज यहां पर आप एक रस्सी बांधो, ऐसे ये है, ये दीवार है ना, यहां पर एक जो है इसमें क्या करो, रस्सी बांधो ऐसे करके, एक आपका जो है इस तरीके से आप कोई रोप बांध दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करो कि यहां से इसको ऐसे पकड़ो ऐसे और रस्सी को ऊपर नीचे करो, ठीक है। आप रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, देखिए आप अपने हाथ से उसको आगे नहीं बढ़ा रहे, आप जहां खड़े हैं वहां पर इसको क्या कर रहे हैं, आप वहां पर इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, डायरेक्शन के जो है ये 90 डिग्री पे लगेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, लहर इस तरीके से बन जाएगी। आप देखेंगे इस तरीके से लहर बन जाएगी, ये रस्सी जो है लहर इसमें पैदा हो जाएगी। अच्छा, लहर जाएगी किस तरफ, लहर हमेशा जाएगी इस तरफ, डायरेक्शन। लेकिन इसके जो आपके फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा लग रहा है, वो फोर्स हमेशा इसके 90 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, फोर्स हमेशा क्या होगा, इसके 90 डिग्री पे लगेगा। तो आपने रस्सी जब फेंकी तो आप अपना हाथ केवल ऊपर नीचे कर रहे हैं, डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन ऐसे जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो लहर बन रही है। ठीक है, तो ये लहर बन जाएगी। ये क्या होता है, 90 डिग्री पे यहां पर एक्शन काम करता है। इनको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं ट्रांसफर्स। और ये याद रखिएगा, ये अर्थ के अंदर चल रही हैं सारी चीजें, ये सारी चीजें अर्थ के बॉडी के अंदर हो रही हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यहां पर ये कहां चल रही है, अर्थ के बॉडी के अंदर चल रही है। तो ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन अगेन इसी तरफ है, एक तरफ डायरेक्शन है। लेकिन देखिए ये कैसे चल रही है, अपनी जगह पे है, ये इस तरीके से अपनी जगह पे आपका क्या चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो दिस इज योर एस वेव। एस वेव की डायरेक्शन और पी वेव की डायरेक्शन इस तरीके से होती है। पी वेव कैसे, ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, एस वेव आपका कैसे चल रही है, एक लहर की तरह, वेव लाइक स्ट्रक्चर में चल रही है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, जो आपको एस वेव और पी वेव में समझनी है। अब यहां पर हम लोग देखिए सरफेस वेव से हालांकि हमको कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन पढ़ लीजिए सरफेस वेव के बारे में भी। अगर सरफेस वेव से कोई क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में खासकर, तो आप यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो सरफेस वेव दो किस्म की होती हैं, सरफेस वेव दो किस्म की होती है। पहली सरफेस वेव जो हम लोग देख रहे हैं, पहली सरफेस वेव, ठीक है, वो है आपकी क्या, उसको हम लोग बोलते हैं लव वेव्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, लव वेव्स बोला जाता है। अब ये अर्थ सरफेस के ऊपर चल रही है बेटा। ठीक है, तो तुम्हारा जो घर वर दिख रहा है ये सब वहीं चल रही है ना। ये चलती कैसे है, तो इनको थोड़ा सा ऐसे देखो, जैसे बर्ड आई व्यू है, बर्ड आई व्यू हमारा है। ठीक है, अगर सोचिए हम एक चिड़िया की तरह ऊपर उड़ रहे हैं या हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, और हेलीकॉप्टर से हम नीचे की तरफ देखें, हेलीकॉप्टर से या चिड़िया की तरह हम नीचे देखें अगर, तो एक बर्ड आई व्यू आपको कैसा दिखाई देगा, जिसको हम बोले ना, मतलब आप ऊपर उड़ते हुए देखें, अगर चिड़िया की तरह ऊपर उड़ते हुए देखें, तो आप देखेंगे यहां पर, आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से। अर्थ सरफेस आपकी जो हिल रही है वो कुछ इस तरीके से हिल रही है, मतलब अर्थ सरफेस जो है आपकी हॉरिजॉन्टल है, ऐसे चल रही है, लेकिन वो यूं हिल रही है। समझ में आ रही है आपकी बात, अगर ऐसे जा रही है, वो ऐसे स्ट्रेट जा रही है, लेकिन वो हिल कैसे रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ये किस में है, एल वेव में है ना। अब सरफेस पे जो सबसे ज्यादा वेव आती है वो कौन सी आती है, एल वेव। इनका अकरेंस जो होता है, इनका अकरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, ये ज्यादा आती है आज सरफेस पे। दूसरी सरफेस वेव जो है रेलीग वेव, वो कम आती है, इनका अकरेंस ज्यादा होता है। अकरेंस ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, अकरेंस ज्यादा होता है तो ये डिजास्टर है ना, ये डिजास्टर ज्यादा लेके आती हैं, ये डिस्ट्रक्शन ज्यादा करती हैं। समझ में आ रही बात बेटा आपके, ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रक्शन जो है आपका, ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही है, ये ज्यादा आपका क्या है, तबाही मचा रही है, क्योंकि बार बार यही आ रही है ना। लेकिन इनका मूवमेंट कैसा है, इनका मूवमेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से, इनका मूवमेंट जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी एक जो वेव होती है जिसको हम बोलते हैं रिलीग वेव। ठीक है, दूसरी जो वेव होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रिलीग वेव। रिलीग वेव भी आपकी सरफेस वेव है, ध्यान समझिए, रिलीग वेव भी आपकी कैसी सरफेस है, कैसी मतलब वेव है, सरफेस वेव है। रिलीग वेव भी आपकी कैसी वेव है, सरफेस वेव है। ठीक है, लेकिन ये कैसे चलती हैं, ये कैसे चलती हैं, तो आप अगर देखेंगे इस तरीके से, बर्ड आई व्यू ना देखो, आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो। अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे इस तरीके से, हमारी अगर अर्थ सरफेस है और हम देखो है ना, जैसे हम नॉर्मल अपनी आंखों से रोड पे चलने और देखेंगे, तो हमको नजर आएगा कि यहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहां पर कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन होगा इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से सर्कुलर मोशन होगा। और जब ऐसा बेटा सर्कुलर मोशन होगा, जब ऐसा सर्कुलर मोशन होगा, तो मुझको बताओ, जब ऐसा सर्कुलर मोशन होगा तो ये चीज ऐसे ऊपर उठेंगी कि नहीं उठेंगी, ये चीज इस तरीके से ऊपर उठेंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे ऊपर वाले में, तो बेटा आप क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। सर यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है इसको लिख लीजिए सर, हॉरिजॉन्टल हो रहा है ये तो। और यहां पर सर जो मूवमेंट हो रहा है ये आपका सर्कुलर हो रहा है। ये कैसा मूवमेंट है सर, ये सर्कुलर मूवमेंट है आपका। आप कहेंगे हाँ बेटा, शाबाश, सही बात बताया तुमने। अब सर ये बता दो कि अगर रेलेग वेव आती है और लव वेव आती है,
अगर दोनों आती हैं आपकी, तो दोनों में दोनों एक साथ आ रही हैं, अगर एक के बाद एक के पीछे एक, ठीक है, तो तबाही कौन ज्यादा मचाएगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? तो ऑब्वियस सी पता चल रहा है ये जो है ये कुछ अर्थ सरफेस में ऐसे चलेंगी। मतलब आप अगर बिल्डिंग है आपकी, तो आपकी बिल्डिंग यूं होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस पे ऐसे चल रही है। इसका मतलब दिस इज मोर डिस्ट्रक्टिव। बहुत ध्यान से समझो बात, दिस इज मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, बट लेस अकरेंस। अकरेंस इसका क्या है बेटा? इसका अकरेंस कम है, ये कम आती है। खतरनाक ज्यादा ये है, ये कम आती हैं। क्योंकि ये कम आती हैं, क्योंकि ये कम आती हैं, तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इससे डिस्ट्रक्शन कम हो रहा है, क्योंकि आती ही कम है, रेयर होती हैं। लव वेव कम डिस्ट्रक्टिव हैं लेकिन ज्यादा बार आ रही हैं, तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा कौन सी कर रही हैं? ये कर रही हैं। फर्क समझ में आ रही बात आपके? फर्क ये समझ लो कि ये खतरनाक ज्यादा है लेकिन ये कम बार आ रही हैं, ठीक है, इसलिए इससे डिस्ट्रक्शन ओवरऑल साल में अगर देखोगे तो कम होगा। लेकिन लव वेव जो है ये कम आपकी ज्यादा बार आती है, कम डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन ज्यादा बार क्योंकि आती हैं इसलिए ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। जैसे कि एक आईएएस में आपको मैं बता दूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बच्चा ए है जो कि ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, कम आ रहा है, स्मार्ट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, अगर वो ज्यादा क्लास अटेंड करे तो वो आईएएस तुरंत श्योरली बन जाएगा। और एक आपका ऐसा बच्चा है जो उतना स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट वो भी है लेकिन उतना स्मार्ट नहीं है, ठीक है, कम है स्मार्ट थोड़ा, उतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, और क्योंकि वो मेहनत ज्यादा कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो आईएएस क्लियर कर लेगा। तो लव वेव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा ही है कि वो कम डिस्ट्रक्शन करती है लेकिन इतनी बार आ जाती है कि उससे डिस्ट्रक्शन आपका ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी सरफेस वेव है। तो हम लोग आइए देख लेते हैं यहां पर कि कैसे ये वेव चलती हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये मूवमेंट देख रहे हैं आप, इधर मूवमेंट हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है ऐसे, जबकि रेले वेव जो है वो रेले वेव में मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा है? इधर इस तरह से हो रहा है। तो ये ज्यादा खतरनाक तो है लेकिन ये आती ही नहीं है ना, ये उतना ज्यादा आती ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि कौन कौन सी यहां पर सीस्मिक वेव्स होती हैं, इनका क्या, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, हमें अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको आप समझते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, अब हम लोग यहां बात कर लेते हैं कि इनसे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिली है। तो आइए यहां पर देख लेते हैं कि पी वेव्स जो है आपकी, पी वेव्स, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीधे ना चल के क्या हो रही है? कर्वी पाथ ले रही हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक आपको कर्व, यहां पर कैसा पाथ है? ये कर्वी पाथ है, ठीक है, ये घुमावदार आपको दिख रही हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्शन। ये किसकी वजह से है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। रिफ्रैक्शन आपने देखा होगा, वो एक जो हम लोग आधे ग्लास पानी में, शीशे के ग्लास के पानी में पेंसिल डालते हैं, वो पेंसिल हमें टेढ़ी नजर आती है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड नजर आती है। वैसे ही रिफ्रैक्शन जो है, वैसे ही रिफ्रैक्शन हमें यहां पर भी देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन का मतलब यह है कि ये एक चीज बताता है, ये क्या बताता है? ये चीज बताता है कि हमारे पृथ्वी में, हमारे अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटी की परतें हैं। ये रिफ्रैक्शन क्या बताता है? ये रिफ्रैक्शन बताता है दैट देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। ये बताता है कि हमारे अर्थ में अलग अलग डेंसिटी की अलग अलग परतें हैं, इसीलिए रिफ्रैक्टेड कर्वी पाथ आपको दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ में हमें कैसे पता चलता है कि हमारे अर्थ में अलग अलग परतें हैं जिसकी डेंसिटी अलग अलग है, अलग अलग लेयर्स हैं जिसकी डेंसिटी अलग है, तो आप कहेंगे भैया तुमने कभी देखा है पी वेव और एस वेव को? देखो वो कैसे रिफ्रैक्टेड पाथ बताती हैं, वो कैसे आपका देख रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पर सीधे ना चल के वो रिफ्रैक्टेड हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटी वाली अलग अलग लेयर हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कौन दे रहा है? ये आपका पी वेव दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज समझ लो, यहां पर देखा जाता है कि जो पी वेव की मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड वो इस वाले पार्ट में, जो कि कोर वाला पार्ट है, यहां पर होती है, ठीक है। अराउंड 13.4 से लेके 13 पॉइंट, ये जो स्पीड है दिस इज अराउंड हाउ मच? ये 13.4 से लेके 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा तेज स्पीड होती है,
और आपको अभी मैंने जस्ट बताया क्या, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि पी वेव की मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, जहां सॉलिड मोस्ट पार्ट होगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला पार्ट जैसा हम लोग ने अज्यूम करा था कि आयरन है, तो ये इस चीज की क्या होती है, इस चीज की पुष्टि होती है, एविडेंस की तरह ये काम करता है कि यस जो हमारा कोर है वो कोर हमारा किससे बना होगा, वो कोर हमारा आयरन से बना होगा, सॉलिड मोस्ट पार्ट से बना होगा। तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ पी वेव इज एट दी कोर, ठीक है, जो कि कितनी है 13.4 से लेके 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। दस वी कैन से दैट कोर इज मेड अप ऑफ सॉलिड मोस्ट मटीरियल दैट इज आयरन। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा कोर है वो सबसे सॉलिड मोस्ट मटेरियल से बना हुआ है, जो कि क्या है, आयरन है। लेकिन यहां पर एक कैच है। एक कैच क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका ये जो अर्थ है, हमारा पूरा अर्थ, इसको थोड़ा सा समझ लो, ये अर्थ को पूरा समझ लो, ठीक है, ये अर्थ को समझ लो, ये अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। अगर हम अपने अर्थ को बांट दें, अर्थ को हम ऐसे करके बांट दें दो पार्ट में अगर अर्थ को बांट दें तो जीरो से लेके यहां तक 180 डिग्री एंगल बन रहा है। ये अर्थ को अगर हम बांट दें तो ऐसे करके जीरो से लेके 180 इधर बन रहा है, और जीरो से लेके अर्थ को अगर हम बांट दें तो इधर 180 बन रहा है, ठीक है। जब हम बात करते हैं पी वेव्स की तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस नजर आते हैं, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस नजर आते हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है कि यहां पर दोनों तरफ 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक ये पी वेव्स नेचुरली नॉर्मली पास नहीं होती हैं, ठीक है, ये यहां हमको नोटिस नहीं होती है। इस एंगल के बीच में जितने भी हमने सेस्मोग्राफ स्टेशंस लगा रखे हैं वहां पर हम इसको रीड नहीं कर पाते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ये हम बोल देते हैं क्या है, ये बोल देते हैं पी वेव का शैडो जोन है। कहां से लेके कहां तक, 105 से लेके 145 डिग्री तक। इधर भी सेम वही कंडीशन है। अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लो। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें उतना नहीं पता है जितना हमें चांद के बारे में पता है, जितना हम मून के बारे में जानते हैं उससे कम हम जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर, बिकॉज इट इज वेरी वार्म, इट इज वेरी हॉट, ठीक है, बहुत हॉट है यहां पर। तो ये क्यों है ऐसा, ये एक बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। आप कहेंगे सर क्यों आश्चर्य का विषय है? भाई पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस सबसे पास होती है, तब भी यहां पर नोटिस नहीं हो रहा है, तो वाई इज इट, ये क्वेश्चनेबल है, अभी तक इसका आंसर नहीं मालूम है। अब अगर हम लोग आए तो पी वेव से हमने क्या देखा, पी वेव से हमने देखा क्या, पी वेव से पता लगा कोर जो हमारा है क्या है, कोर हमारा बड़ा ही सॉलिड है, कोर हमारा बड़ा ही सॉलिड है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हम आते हैं किस पे, एस वेव पे आते हैं। एस वेव पे अगर हम देखें, एस वेव में देखें तो एस वेव जो देख रहे हो बेटा, ये बाहर, ये देख रहे हो, ये आउटर कोर है ना, और ये आपका इनर कोर है। दिस इज व्हाट, इनर कोर, ये इनर कोर है और बाहर आपका आउटर कोर है। यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको भी अगर आप इस तरीके से डिवाइड कर लें, इस तरीके से यहां 180 डिग्री मान लो, तो इधर 0 से लेके 0 डिग्री से लेके 180, इधर 0 से लेके 180, और यहां पर आप देखते हैं कि एस वेव जो है ये 105 से लेके इधर वाले 105 तक ये पूरा का पूरा गायब है, यहां पर इसकी रीडिंग ही नहीं आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है आउटर कोर के बाहर से निकल जा रही है। ये कहां से निकल जा रही है, आउटर कोर के बाहर से निकल जा रही है, मतलब ये आउटर कोर में एंटर नहीं कर रही है। अब आप ध्यान से समझे, मैंने एस वेव के बारे में आपसे क्या बताया था, मैंने एस वेव के बारे में आपसे ये बताया था कि बेटा जो एस वेव होती है, ठीक है, ये जो एस वेव होती है, ये एस वेव, ये जो एस वेव है, ये कहां नहीं जाती है, एंटर करती है, ये लिक्विड में एंटर नहीं करती है। मैंने आपसे बताया था सी या ओशन पे जो सेस्मोग्राफ स्टेशन हैं वहां पर भैया इसको नोटिस ही नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। इसको नोटिस कहां कर रहे हो, इसको नोटिस सॉलिड स्टेट में कर रहे हो, जहां सॉलिड है। समझ में आ रही है बात आपके, यहां तक ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए कि एस वेव जो है, एस वेव डू नॉट एंटर द आउटर कोर, और क्योंकि आउटर कोर एंटर नहीं कर पा रही है इसलिए हम क्या अज्यूम कर ले रहे हैं, हेंस इट इज अज्यूम दैट द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट। ये जो आउटर कोर है बेटा, ये कैसा है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और यहां पर एज एस वेव्स पास, क्यों ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि एस वेव्स यहां से गुजर नहीं रही हैं, ठीक है ना। एज द एस वेव डू नॉट पास थ्रू लिक्विड मीडियम, वी कैन से दैट आउटर कोर इज व्हाट, आउटर कोर इज इन लिक्विड मीडियम, ठीक है। अब यहीं पर इसी एस वेव से एक चीज और हमें पता चली है, क्या, एस वेव जो बेटा हमारी है, एस वेव, ये एस वेव जो है ये एस्थेनोस्फीयर से पास होती है। एस्थेनोस्फीयर वो जगह है जहां मैग्मा चेंबर है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि एस्थेनोस्फीयर, जो मैं बार बार बोल रहा था, एस्थेनोस्फीयर लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये चीज प्रूव होती है किससे, एस वेव से हमारी प्रूव होती है,
ठीक है, ये चीज हमारी प्रूव होती है एस वेव से। एस वेव ये प्रूव करती है कि एस्थेनोस्फेयर से गुजरती है, इसका मतलब एस्थेनोस्फेयर इज सॉलिड एंड नॉट लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में सारी चीजें हमने जानकारी यहां पर हासिल कर ली। ठीक है, ये जो लेक्चर है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं मिडल ऑफ द वीक आपको ही मिलेगा। ठीक है, जिसमें मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट फ्राइडे वीडियो आएगी वो आएगी किस पे, रॉक्स पे आएगी। लेकिन उससे पहले ही एक बीच में आपको और वीडियोस का सेकंड पार्ट मिलेगा, विच इज व्हाट, वो होगा आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, वो होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। ठीक है, तो आप उस वीडियो का वेट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख देना मजा आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।